नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे के वास्तविक कारण आखिर क्या कुछ थे। सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो कि समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद विमान हादसे की समीक्षा के लिए घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विमान दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। एयर इंडिया ने अहमदाबाद दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की है और कहा है कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और परिजनों की जरूरतों पर केंद्रित है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है। एयर इंडिया ने उड़ान संख्या AI-171 पर सवार यात्रियों के परिवारों और परिजनों की सहायता करने और उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर मित्र और रिश्तेदार सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा, अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध कर दिया है, दुखी कर दिया है। ये त्रासदी शब्दों से परे और दिल दहला देने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बयान में आगे कहा गया है कि टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में शिकार लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दुख की घड़ी है, हम दुखी हैं और हादसे के शिकार सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अहमदाबाद प्लेन हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जानमाल की भारी क्षति से बेहद दुखी हूं और व्यथित भी हूं। दुख की इस घड़ी में रिलायंस वहां चल रहे राहत प्रयासों को और अपना पूरा और अटूट समर्थन देता है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर इंडिया के विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इसे एक भयानक दुर्घटना बताया है और कहा है कि अगर मदद की जरूरत हुई तो वो तत्काल मदद देने को तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने विमान दुर्घटना पर पीड़ित यात्रियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन जा रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य भयावह हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने विमान हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, भारत के अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दुखद बड़ी आपदा पर पीड़ितों के परिवारों और परिजनों और सभी भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की भयानक खबर से बहुत दुखी हूं। प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलिंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। ये सभी कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों की अदम्य भावना, बलिदान और साहस को सम्मानित करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल को सम्मानित किया। कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व वाली टीम में 5 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि कैडेट भविष्य की चुनौतियों को उसी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पार करेंगे जैसा उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान दिखाया था। भारत सरकार ने नागपट्टिनम और कांके संथुराई के बीच यात्री भारत श्रीलंका नौका सेवा को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कदम श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप है। गुरुवार को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बावजूद MV वैन HAI 503 पर अपना अथक अग्निशमन अभियान जारी रखा। अग्निशमन अभियान के दौरान आग को काफी हद तक कम कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल तट के पास पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों में लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है।
चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख और 3 अन्य को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने फैसला सुनाया कि भगदड़ की वजह बनने वाली घटनाओं में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मेघालय के पश्चिमी रेंज के डीआईजी डेविस एन.आर. मारक ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने कबूल किया है कि वो साजिश का हिस्सा है। हालांकि पुलिस अभी भी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अपराध के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एनआईए ने अमृतसर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े विभिन्न स्थलों पर छापे मारे। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज सहित अनेक आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एनआईए के बयान के मुताबिक बीकेआई की साजिश का उद्देश्य भारतीय धरती पर बड़े पैमाने पर आतंकी वारदातों को अंजाम देना है। बाराबंकी में सैयद शकील शाह बाबा की मज़ार पर हर साल लगने वाला 4 दिवसीय उर्स मेला इस बार नहीं बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर फटाफट अंदाज में जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत की खुदरा महंगाई दर मई में कम होकर 2.82% हो गई है, जो कि पिछले साल मई में 4.8% थी। खुदरा महंगाई दर का ये फरवरी 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। आधिकारिक बयान के अनुसार मई के दौरान खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट मुख्य रूप से दालों, सब्जियों, फलों, अनाजों, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, चीनी और अंडों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। सोने की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। गुरुवार को सोना 1220 रुपए प्रति ग्राम महंगा हुआ है, तो वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के माध्यम से 1270 से अधिक स्टार्टअप्स में 22,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में निजी निवेश में भारी उछाल दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय स्टार्टअप और उभरती संस्थाओं ने पिछले एक दशक में $150 बिलियन से अधिक की निजी पूंजी आकर्षित की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें देश में इनोवेशन और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की क्रांतिकारी पहल स्टार्टअप इंडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गर्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता अच्छी प्रगति पर है और साल के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। साथ साथ उन्होंने भारत की विदेश नीति और अमेरिका के संबंध के ऊपर भी चर्चा की।
डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा और सुरक्षा, गतिशीलता, प्रतिभा प्रवाह और शिक्षा के पहलुओं को शामिल करने के लिए व्यापार से परे दो तरफा संबंधों की ताकत पर प्रकाश डाला। एनपीसीआई और आईडीआरबीटी ने भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में साइबर सिक्योरिटी को मिलकर मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल पेमेंट में सालाना आधार पर 35% की वृद्धि हुई है और ये प्रतिदिन 7.81 करोड़ लेन देन तक पहुंच गया है, जिसमें यूपीआई का योगदान 83.73% दर्ज किया गया है। ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम। यूपीआई से मार्च 2025 में सिर्फ एक महीने में 18 करोड़ 30 लाख से अधिक के लेन देन। आज 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 43.95 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस प्रणाली से 4.23 करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन हटाए गए। वहीं राशन कार्डों से 5.87 करोड़ अपात्र लाभार्थी को हटाया गया। डिजिटल व्यापार को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2025 तक ओएनडीसी नेटवर्क 616 से अधिक शहरों में फैला। जनवरी 2025 तक ओएनडीसी पर 7.64 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हुए पंजीकृत। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारत की राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया और ये अनुमान है कि 2024-25 तक ये बढ़कर 13.42% तक पहुंच जाएगी। बीते 11 वर्षों में देश के 99.6% जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। देश में 116 करोड़ से अधिक है मोबाइल उपभोक्ता। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 11 वर्षों में 285% बढ़ी है। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट के मामले में ग्राहकों को राहत देते हुए बैंकों और आरबीआई के दायरे में आने अन्य वित्तीय संस्थानों से अपने ग्राहकों को केवाईसी समय समय पर अपडेट करने के लिए उपयुक्त तरीके से नोटिस देने को कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेमेंट्स में अपनी 3.64% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.50 करोड़ रुपए में बेची है। तो वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों को 7,703 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार रिलायंस ने ये डील अपनी सहयोगी कंपनी सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया। इजरायल ने ईरान पर किया हवाई हमला। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। वहीं कई रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई है। ईरान की मीडिया ने कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मीडिया के अनुसार ईरान ने तेहरान के इमाम खोमैनी हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु लक्ष्यों सहित दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला शामिल। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया है। इजरायल ने एहतियात के तौर पर विशेष आपातकाल की घोषणा की है। हमले के बाद इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य हालात को देखते हुए इजरायल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए अनुरोध किया है कि सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की टुकड़ियां तैनात करने से अस्थायी रूप से उन्हें रोका है।
जज चार्ल्स ब्रेयर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगाते हुए नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम के नियंत्रण में वापस जाने का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि सेना युद्ध के मैदान पर होती है, शहर की सड़कों पर नहीं। न्यूसॉम ने लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तैनाती को रोकने वाले न्यायाधीश के आदेश का पालन करने की ट्रंप प्रशासन की अपील की है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में युद्ध में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम तथा सहायता पहुंच की भारी मांग की है, जबकि पिछले सप्ताह सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने इसी तरह के प्रयास को वीटो कर दिया था। यूएनए की 193 सदस्यीय महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई, इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की भी मांग की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी के सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर बीजिंग अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार है तो चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में फिर से संतुलन आ सकता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 144 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में बनाए गए 212 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। WTC फाइनल में अफ्रीका की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए। पैट कमिंस ने टेस्ट में 300 विकेट भी पूरे किए। सिर्फ स्कॉट सामरा ने म्यूनिख में जारी निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता में भारत का दूसरा पदक रहा। नीदरलैंड्स में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग मैच में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए जुगराज सिंह ने एकमात्र गोल किया। स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि क्लब 70 मिलियन यूरो में स्वीडन के स्ट्राइकर विक्टर को बेच रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास किसी भी क्लब से कोई ऑफर नहीं आया। कयास लगाए जा रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड या आर्सेनल विक्टर को खरीद सकते हैं। विक्टर ने पिछले सीजन में 54 गोल किए थे। मैक्सिको सिटी 2026 फुटबॉल विश्व कप की तैयारी में जुटी हुई है। विश्व कप के लिए ऐतिहासिक एज़टेक स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है और इसी स्टेडियम में प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला जाएगा। गैलेटासेरे ने जर्मनी के विंगर लेराय साने को साइन किया है। साने 3 साल के करार पर क्लब में शामिल होंगे। साने इस महीने के अंत में बायर्न म्यूनिख को छोड़ देंगे। साने ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बायर्न के फैंस को अलविदा कहा। जर्मनी के लिए 70 मैच खेल चुके साने ने बायर्न के लिए 61 गोल और 55 असिस्ट किए। बेल्जियम के प्लेमेकर केविन डी ब्रायन ने सेरी आ चैंपियंस नेपोली को फ्री एजेंट के तौर पर ज्वाइन किया है। मैनचेस्टर सिटी के साथ डी ब्रायन का करार हाल ही में समाप्त हुए सीजन के साथ ही खत्म हुआ था।
डी ब्रायन ने 10 साल के बाद मैनचेस्टर सिटी को छोड़ा है। सिटी के साथ उन्होंने कुल 19 ट्रॉफी जीती, जिनमें 6 प्रीमियर लीग खिताब और 1 चैंपियंस लीग खिताब भी शामिल। नॉर्वे के बाद दौड़ धावक कार्स्टन बारहोम ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्स्टन ने ओस्लो डायमंड लीग मीटिंग में 300 मीटर बाद दौड़ में 32.67 सेकंड का समय निकाला। फेलिक्स ऑगर ने 3 साल में पहली बार ग्रास कोर्ट पर जीत दर्ज की। फेलिक्स ने स्टुटगार्ट ओपन में फ्रांस के जियोवानी को शिकस्त दी। टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने थॉमस फ्रैंक को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया है। पिछले 6 साल में फ्रैंक स्पर्स के 5वें फुल टाइम मैनेजर बने हैं। फ्रैंक इससे पहले ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर थे। ट्रेंट अलेक्जेंडर ने रियल मैड्रिड में शामिल होने को सपने के सच होने जैसा बताया है। लिवरपूल के डिफेंडर रह चुके ट्रेंट ने रियल मैड्रिड में अपने औपचारिक प्रेजेंटेशन में स्पेनिश में स्पीच दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त डैनियल मेदवेदेव ने पूर्व चैंपियन ड्रान मैनारिनो को हराकर लिबेमा ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेदवेदेव की ये मैनारिनो पर लगातार तीसरी जीत रही। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।